नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन खत्म हो गया। सत्र का 80% टाइम विपक्ष के हंगामे की वजह से बर्बाद हुआ। जनता की गाढ़ी कमाई के 142 करोड़ रुपए पानी में चले गए। सरकार को कामकाज निपटाना था, वो हो गया, लेकिन विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाई। राहुल गांधी ने इसे भी अपनी जीत बताया। कहा कि उन्होंने मोदी और अमित शाह की नाक में दम कर दिया है। अब जब तक मोदी इस्तीफा नहीं दे देते, अमित शाह की कुर्सी चली नहीं जाती, तब तक मोदी शाह को राहुल सोने नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी के अहंकार, उद्दंडता और नासमझी की वजह से पार्लियामेंट का पूरा सेशन वॉश आउट हो गया। देश के लोग पार्लियामेंट को इस तरह के हल्के नेताओं का हॉस्टेज नहीं बनने देंगे। पिछले 20 दिन में विरोध के नाम पर जिस तरह की हरकतें की गई, वो वाकई में शर्मनाक है। आज भी कांग्रेस के एमपीज मदारी बन गए, मंकी के सॉफ्ट टॉयज लेकर पार्लियामेंट में आए, मोदी के खिलाफ नारेबाजी की, वैसी ही नारेबाजी जैसी जंतर मंतर पर हुई थी। अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ। कांग्रेस के नेताओं के प्रोटेस्ट में क्या हुआ, इस पर एनडीए के नेताओं ने कैसे रिएक्ट किया, और आज मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज क्यों हुए, जेपी नड्डा ने खड़गे के सामने खेद जो जताया, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट में हुए कांग्रेस के प्रोटेस्ट से। आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस के कुछ सांसद पार्लियामेंट परिसर में इकट्ठा हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रोटेस्ट को राज्यसभा में नए नए सांसद बने पवन खेड़ा लीड कर रहे थे। पवन खेड़ा के हाथ में मंकी टॉय था। कांग्रेस के कुछ सांसद भी इसी तरह के खिलौने लेकर आए थे। सबने मिलकर नारे लगाए। कांग्रेस के एमपीज की हरकत किसी नजरिए से सही नहीं थी। पार्लियामेंट की गरिमा के लिहाज से, सांसदों के आचरण के हिसाब से और राजनीतिक मर्यादा के हिसाब से इस तरह का व्यवहार शर्मिंदा करने वाला था। लेकिन पवन खेड़ा और उनके साथियों ने सीना तान कर यह काम किया। समाजवादी पार्टी के 2-4 सांसद भी इस ओछी हरकत का हिस्सा बने। यह प्रोटेस्ट कैमरों के लिए था, इसलिए 10-15 मिनट तक कांग्रेस के सांसदों ने नारे लगाए और इसके बाद प्रदर्शन खत्म हो गया। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस की हरकत को गंभीरता से लिया। इस पर बीजेपी के नेताओं ने सख्त नाराजगी जाहिर की। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी खुद बंदर हैं। राहुल के बंदर के अंदर जिन्ना की आत्मा प्रवेश कर गई है, इसलिए इस तरह की हरकतें हो रही हैं। बंदर वो खुद ही है ना, बंदर खुद ही है ना। देश तोड़ने वाली ताकत के साथ जो है वो प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने आ जाता है। हिम्मत है तो वो झारखंड में सरकार से समर्थन क्यों नहीं वापस ले रहा है। वो जिन्ना का जो है असली वारिस यदि को है तो राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट को बहुत ही शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पागल हो गए हैं और पागल नेताओं को खुश करने के लिए कांग्रेस के एमपीज भी अब मदारी बनकर घूम रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के लोग इस तरह की हरकतों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक मनबढ़ू और सनकी नेता के कारण पूरे महीना क्या मजाक बना दिया। बांदर लेकर के आ रहे हैं, क्या बांदरों की टीम है, क्या वो मदारी लोग हैं क्या। छी 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 छी, कांग्रेस को डूब के मर जाना चाहिए। मदारी अपने आप को घोषित कर दिया, बंदर लेकर के आ रहे हैं, घुमा रहे हैं। कहीं कोई सांसद मदारी नहीं हो सकता, लेकिन वो आप इतना बिलो द बेल्ट कि बंदर लेकर के आ गए। सदन को नहीं चलना है, नहीं चलाना है। एक आदमी का अहंकार, एक आदमी का जो कह लीजिए कि मनबढ़ूपन, ये गलतफहमी और भ्रम के कारण पूरे देश का सैकड़ों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया। बीजेपी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद आमतौर पर कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आज रविशंकर प्रसाद भी नाराज हो गए, तैश में आ गए। उन्होंने राहुल गांधी को अपरिपक्व, अनुशासनहीन, उद्दंड
और अहंकारी बता दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन संसद की गरिमा का जरा भी ख्याल नहीं रखते। उन्हें न संसदीय परंपराओं की जानकारी है, न राजनीतिक मर्यादा का ख्याल है, इसीलिए कांग्रेस की इतनी दुर्गति हुई। राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं, राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, राहुल गांधी अनुशासनहीन हैं, राहुल गांधी उच्छृंखल हैं, राहुल गांधी अहंकारी हैं, जिनके अंदर राजनीतिक मर्यादा का कोई स्थान नहीं है। राहुल गांधी हिंदुस्तान की राजनीति और हिंदुस्तान की संसद एक रंगमंच नहीं है। देश आपके इस गैर जिम्मेदाराना हरकत को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर आप समझते हैं कि इससे आपको फायदा होगा तो और आपके लोगों की हार होगी। देश कभी अहंकारी गैर जिम्मेदार राजनीति को बर्दाश्त नहीं करता है। हालांकि बीजेपी के नेताओं की इस नाराजगी का, उनके कमेंट्स का राहुल गांधी पर कोई असर नहीं पड़ा। शाम को राहुल गांधी कांग्रेस के एक प्रोग्राम में पहुंचे। कार्यक्रम का नाम था रचनात्मक सम्मेलन, क्रिएटिविटी, लेकिन राहुल गांधी ने इसमें कोई रचनात्मक बात नहीं की, सिर्फ आरएसएस, मोदी और अमित शाह को कोसा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्होंने मोदी की नींद उड़ा दी है, अमित शाह को उन्होंने इतना डरा दिया है कि वो संसद में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, Where has he disappeared? भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। राहुल गांधी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच थे, अपने ऊपर मंत्रमुग्ध थे। उन्होंने एक बार फिर मोदी का मजाक उड़ाया। राहुल ने कहा कि हेड ऑफ स्टेट से गले मिलने की मोदी की विदेश नीति खराब है। वो समझते हैं इसलिए वो जहां भी जाते हैं विदेशी नेताओं के गले पड़ जाते हैं। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा भाई। फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। मेलडी समझ के तो नहीं पकड़ा था। I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। उनके दिमाग में पता नहीं कहां से घुस गया कि ये मेरे दोस्त हैं। वो गले लगने लग गया। थोड़ी देर बाद हो जाता है कि भैया ये मेरा दोस्त है, गले लग लिया, 3 बार दोस्त होगा, वो पीछे पकड़ लिया उन्होंने। वो 2 मिनट में देखो, ये सोच रहे कि मेरे बड़े फ्रेंड हैं, है ना, ये सोचे मेरे बड़े फ्रेंड हैं, ये मैं अपने आप को इनका फ्रेंड नहीं मानता हूं, तो ये आ रहे गले मिलने, मैं आ रहा हूं गला पकड़ने। और मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी को 2 मिनट में लपेट लिया। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के इस तरह के मजाक का, हल्की बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर याद दिलाया कि राहुल भूल गए कि एक बार पार्लियामेंट में वो नरेंद्र मोदी के गले पड़े थे। लेकिन यूपी के पावर मिनिस्टर AK शर्मा ने राहुल गांधी पर तगड़ी चोट की।
ए.के. शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की समझ कितनी है ये किसी से छुपा नहीं है, इसीलिए कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने कहा कि राहुल को गन्ने और मक्के के पौधे में फर्क नहीं मालूम होगा, इसीलिए लोग उन्हें पप्पू कहते हैं। आप कांग्रेस के उस नेता को, राहुल गांधी जी को, अपने खेत में ले जाइए और गन्ने के पौधे में और मकई के पौधे में अगर वो अंतर बता दे तो मैं आप जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। राहुल गांधी को आप पूछिए, विश्वविद्यालय के, यूनिवर्सिटी के लड़कों को भ्रमित कर रहे हैं। हम भी कभी विश्वविद्यालय में पढ़े भी हैं, पढ़ाए भी हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। राहुल गांधी अगर विश्वविद्यालय शब्द हिंदी में लिख दे तो मैं उन्हें पप्पू कहना बंद कर दूंगा। मित्रों, IIT, IIM अगर राहुल गांधी हिंदी में लिख करके आपको दिखा दे, बोल भी नहीं सकते, लिखना तो बहुत दूर है, लेकिन अगर हिंदी में बोल करके अगर प्रबंध संस्थान जो होता है उसका फुल फॉर्म हिंदी में, शर्त यह है कि हिंदी में, इटली में, इटालियन में और अंग्रेजी में नहीं, अगर लिख करके दिखा दे तो मैं उन्हें पप्पू बोलना बंद कर दूंगा। कांग्रेस के पुराने नेता भी राहुल गांधी और उनके करीबी नेताओं की इस तरह की हरकतों से परेशान हैं। तारिक अनवर ने कहा कि सरकार और विपक्ष में मतभेद होना स्वाभाविक है, एक दूसरे का विरोध भी होना चाहिए, लेकिन विरोध में भी एक न्यूनतम मर्यादा बनी रहनी चाहिए। तारिक अनवर ने कहा कि पवन खेड़ा ने जिस तरह का प्रोटेस्ट किया उससे वो सहमत नहीं है। जब वो पार्टी के बड़े नेताओं से मिलेंगे तो इसके खिलाफ अपनी राय रखेंगे। हमको नहीं लगता है कि इस चीजों से कोई असर होता है। तो ये गलत तरीका है विरोध प्रदर्शन का। कोई भी पार्टी अगर इस तरह के काम करती है तो अच्छा नहीं है, मेरी नजर में तो वो ठीक नहीं है। तो सर, आपने ये सेंटिमेंट अपने जाहिर किए पार्टी में ऊपर तक? पार्टी में जब बात होगी तो जरूर करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। अभी फौरन तो नहीं किया मैंने, लेकिन जब भी मौका मिलेगा तो इस पर बात करेंगे। हम लोगों को, सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति का स्तर किसी भी तरह नीचे नहीं जाना चाहिए, गिराना नहीं चाहिए उसको। एक लेवल होना चाहिए, हर चीज़ का एक लेवल होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना कि मर्यादा के साथ करिए, जो करना करिए। विरोध, भाई विपक्ष में है तो विरोध तो करेंगे, लेकिन उसको मर्यादा के साथ करेंगे। राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हैं तो आश्चर्य नहीं होता। वो पिछले 12 साल से मोदी को कभी चोर, कभी कायर, कभी कांपने वाला कहते रहे हैं। अब उनकी लिस्ट में अमित शाह भी शामिल हो गए हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि देश में मोदी और अमित शाह का ऑरा है। वो तो मानते हैं कि उनकी अपनी पार्टी के नेता भी इन दोनों से डरते हैं। राहुल को यकीन है कि जब तक मोदी और शाह की ऐसी छवि सलामत है वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इन नेताओं के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, पागल कर दूंगा कहना, उनका मजाक उड़ाना, डायलॉग मारना, इसी मंशा का नतीजा है। लेकिन मोदी की लोकप्रियता ने राहुल को 3 बार लोकसभा चुनाव में हराया। देश के 22 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं, फिर भी हर चुनाव में राहुल कहते हैं कि लिख कर ले लो, इस बार मोदी को हराएंगे। हर बार नतीजा उल्टा होता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन अब कड़वाहट में बदल चुकी है और ये स्वाभाविक है। पर हमारे देश में गाली देने वालों को, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने वालों को जनता कभी पसंद नहीं करती। इसीलिए बीजेपी के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी जितना कड़वा बोलते हैं मोदी को उतना ही फायदा होता है। बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे कहा कि राहुल उनके सबसे बड़े दोस्त हैं, कैंपेनर हैं, और जब तक राहुल के पास कांग्रेस की कमान है बीजेपी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यह बात सही है कि विपक्ष की वजह से मॉनसून सेशन वॉश आउट हो गया। दोनों सदनों की कार्रवाई 114 घंटे चलनी थी, लेकिन लोकसभा में 96 घंटे से ज्यादा का वक्त हंगामे में बर्बाद हुआ। राज्यसभा में भी करीब 77 घंटे हंगामा हुआ। आज आखिरी दिन भी कोई कामकाज नहीं हुआ। हालांकि आज सदन की कार्रवाई शुरू से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के सभी बड़े नेता और मंत्री सदन में पहुंच गए। लेकिन विपक्ष के सांसद जिस तरह सदन के बाहर हंगामा कर रहे थे, उससे साफ हो गया था कि आज भी सदन में कोई काम नहीं होगा। इसलिए सरकार की तरफ से भी कोई कोशिश नहीं हुई। ठीक 11 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन में पहुंचे और इसके बाद
1 मिनट तक विपक्ष के एमपीज ने नारेबाजी की। इसी दौरान स्पीकर ने सभी सांसदों से वंदे मातरम के गायन के लिए खड़े होने को कहा। 3 मिनट तक वंदे मातरम बजा। सभी 6 छंद गाए गए। इसमें करीब 3 मिनट 10 सेकंड का समय लगा। वंदे मातरम पूरा होते ही लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी और शाह आज सिर्फ वंदे मातरम गाने आए थे। अगर वो पहले सदन में आकर बयान देते तो इतना हंगामा न होता। आज आए हैं वंदे मातरम गाने के लिए, आज आए हैं। पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के रवैये पर अफसोस जताया। रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्ष के हंगामे के बीच ही 12 बिल पास करा लिए। सरकार का ज्यादातर काम हो गया, नुकसान तो सांसदों का हुआ। जो सदस्य सदन में गंभीर चर्चा के लिए आए थे, अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठाने आए थे, वो अपनी बात नहीं कह पाए। रिजिजू ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार चर्चा के लिए तैयार थी और विपक्ष चर्चा से भाग रहा था। बिजनेस के दृष्टि से बहुत अच्छा सेशन रहा। कुल 12 बिल्स हमने पारित किए हैं। चर्चा की दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ है। लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। ये पहली बार है जहां ओपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है। दूसरा जो मैंने देखा है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के एमपीज अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना, यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। नाराबाजी ये तो आप सड़क में कहीं भी कर सकते हैं, सदन में तो चुन के आते हैं, तो वहां तो डिबेट डिस्कशन के लिए आते हैं। तो एक ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस के एमपी सोचते हैं कि उनका मुख्य काम प्रायोरिटी नाराबाजी है, ऐसा सोचने लग गया। सुबह सुबह उठता है, तकिया लेता है, पार्लियामेंट परिसर में पहुंचता है, नाराबाजी लगाएगा, गाली देगा, यही उनका काम रह गया है, ऐसा बना दिया है। तो मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते कांग्रेस के जो विशेष करके नए एमपी, उनके लिए मेरा दिल से मैं कहना चाहता हूं, उनके लिए मुझे खराब लग रहा है। अगर विपक्ष के नेताओं को लगता है कि 19 दिन तक लोकसभा की कार्रवाई रोककर उन्होंने किला फतेह कर लिया, तो ये उनकी गलतफहमी है। संसद की कार्रवाई ठीक से चले, इसमें विपक्ष का ज्यादा फायदा होता है। सरकार से कड़वे सवाल पूछे जा सकते हैं, मंत्रियों को कॉर्नर किया जा सकता है, जो बिल सरकार लाती है उनकी कमियों को विपक्ष उजागर कर सकता है। सोचिए कि सरकार का क्या गया। सरकार को तो जो बिल पास कराने थे वो बिना बहस के पास करा लिए। 12 बिल पास हुए और मंत्रियों को अनकंफर्टेबल सवालों के जवाब भी नहीं देने पड़े। विपक्ष के इंडिविजुअल एमपीज का भी भारी नुकसान हुआ। संसद में क्वेश्चन आवर के दौरान वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़े सवाल उठाते हैं, थोड़ा प्रेशर बनाकर मंत्रियों से काम करवा लेते हैं। सत्ता पक्ष के एमपीज तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के काम वैसे भी करवा सकते हैं, क्योंकि जितने भी मंत्री हैं वो उन्हीं की पार्टियों के हैं। लेकिन अब विरोधी दल के सांसद अपने क्षेत्र में जाकर अपनी जनता को क्या जवाब देंगे? इस बात को इंडिविजुअल एमपीज ने काफी महसूस किया है। अगर विपक्ष के नेताओं को लगता है कि उन्होंने ये दिखा दिया कि अमित शाह जवाब देने से भाग रहे हैं, तो ये दाव भी फेल हो गया, क्योंकि सत्र खत्म होने से पहले अमित शाह ने चैलेंज देकर इस दावे की भी हवा निकाल दी। सदन में हंगामा करके, कार्रवाई रोककर विपक्ष ने अपना बहुत नुकसान किया, न माया मिली न राम। मॉनसून सेशन के आखिरी दिन आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने अपमान को मुद्दा बनाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने दुख जताया और इस मामले की जांच करवा के दोषियों के खिलाफ एक्शन का भरोसा दिया।
असल में 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में खरगे की रैली हुई थी। इसके बाद 10 अगस्त को कुछ लोगों ने रामलीला ग्राउंड में यज्ञ किया, ग्राउंड के शुद्धिकरण का दावा किया। आज खरगे ने यह मुद्दा राज्यसभा में उठाया। उन्होंने अपनी वेदना व्यक्त की, कहा कि वो दलित हैं, इसलिए बीजेपी के लोगों ने उस ग्राउंड का शुद्धिकरण किया जिसमें उन्होंने रैली की थी। यह हरकत हिंदू धर्म के खिलाफ है, कानून गलत है, इसलिए उम्मीद करेंगे कि जिन लोगों ने यह काम किया है उनके खिलाफ SC/ST एक्ट में केस दर्ज होगा और उन्हें जेल भेजा जाएगा। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving. अच्छी बात यह हुई कि सदन के नेता JP नड्डा ने खरगे को सपोर्ट किया, उनके दर्द को समझा। नड्डा ने कहा कि जिन लोगों ने भी ये शर्मनाक हरकत की है उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। नड्डा ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले की जानकारी ले रही है, लेकिन वो इतना साफ करना चाहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें शामिल नहीं है और बीजेपी ऐसे किसी कार्य का समर्थन नहीं करती। JP नड्डा ने कहा कि इस घटना से खरगे को जो दुख हुआ वो सही है, वो भी इस घटना से आहत है। माननीय खरगे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खरगे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। नड्डा ने जांच का भरोसा दिया, खरगे को सपोर्ट किया। इसके बाद सदन में तो बात खत्म हो गई, लेकिन सदन के बाहर कांग्रेस के नेताओं ने इस इशू को जोर शोर से उठाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी RSS की विचारधारा ही नफरत वाली है। इस तरह के मामलों में खेद जताने से कुछ नहीं होगा। इस घटना पर प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। ये इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, RSS की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये क्या तरीका है? JP नड्डा ने कहा कि वो उत्तराखंड सरकार से इस घटना की जांच करने के लिए कहेंगे, लेकिन खरगे ने कहा कि वीडियो में सब कुछ दिख रहा है, सबके चेहरे सामने हैं, इसलिए इस तरह की हरकत करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देश को डिवीजन करता है और आजादी के बाद भी अगर बीजेपी के उसूलों पे विश्वास रखने वाले लोग और धर्म के नाम पे अगर शुद्धिकरण करते हैं तो ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। इसीलिए इस एटीट्यूड का मैं कंडम करता हूं और जो कोई लोग वहां पर ये किए हैं शुद्धिकरण का काम, उन पे केस होना चाहिए और उनको कानून के तहत उनको अरेस्ट करके
उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने भी इस घटना पर अफसोस जताया। चिराग ने कहा कि जातिवाद की घटनाओं पर टालम टोल वाला रवैया ठीक नहीं है। 21वीं सदी में भी हमारे देश में जातिवाद का जहर किस कदर फैला है, ये घटना इसी बात का सबूत है। चिराग पासवान ने कहा कि उत्तराखंड सरकार से बात करेंगे और इस घटना की जांच की मांग करेंगे। हकीकत है और अफसोस की बात यही है कि आज भी कई बार ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जहां दलित पृष्ठभूमि होने की वजह से आपके साथ भेदभाव किया जाता है। आज भी आजादी के इतने सालों के बाद रहकर एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, बारात निकालने से रोका जाता है, मंदिर में कोई प्रवेश करता है, मंदिर धुलवाया जाता है। अगर ऐसी घटना हुई है तो मैं स्वयं वहां की सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि इसकी जांच करवाई जाए और जो भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो आज भी 21वीं शताब्दी में भी जात पात धर्म मजहब के आधार पर भेदभाव करते हैं, वो निंदनीय है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन कांग्रेस इस मामले को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है। आज उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा और उत्तराखंड में विपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों नेता शेड्यूल कास्ट से आते हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शुद्धिकरण का सारा तामझाम बीजेपी ने करवाया, यही बीजेपी की सोच है और कांग्रेस के नेता बीजेपी की हकीकत उत्तराखंड की जनता को बताएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को प्रदर्शित करता है। हम हल्द्वानी में हुई इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपने सभी संगठन के सभी जिलों को यह ऐलान किया है कि इस भावना का पुरजोर विरोध किया जाए। समय पर कल आज लगातार ये बातें जारी है कि हम वहां इसका विरोध करेंगे। साथियों, मैं हमारे उत्तराखंड के अनुसूचित समाज के तमाम उन भाइयों से बहनों से ये कहना चाहता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी के मन में छुपी हुई असलियत को बहुत बारीकी से और करीब से देख लिया है। निसंदेह यह भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है और यह विकृत मानसिकता है। यह घृणा और नफरत की विचारधारा के लोग हैं। लेकिन उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा के मेंबर महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा इस कार्यक्रम में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं था। इसके बाद महेंद्र भट्ट ने इस मामले को कम्युनल कलर दे दिया। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में कुछ लोगों ने इस्लामिक नारे लगाए थे, इससे लोगों में नाराजगी थी, इसीलिए रामलीला मैदान का शुद्धिकरण किया गया और यज्ञ करने वाले भी दलित समाज से थे, इसलिए इसे जातिवादी रंग देने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस की सभा थी, मीटिंग थी, वहां पर कुछ लोगों द्वारा गलत नारे लगाए गए, उसका वहां आक्रोश था। रामलीला का मैदान था, इसलिए वहां की स्थानीय रामलीला कमेटी ने उस शुद्धि रामलीला मैदान का शुद्धिकरण किया। उसको राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाहिए और क्योंकि वहां पर जो यज्ञ हवन करना उनमें आधे से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग थे, इसलिए इस प्रकार का विषय बनता नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा अपमान किया गया और बीजेपी के कार्यकर्ता थे। का कोई कार्यकर्ता उसमें नहीं था, प्रदेश मैं दावे से कह सकता हूँ एक भी कार्यकर्ता बीजेपी का उस कार्यक्रम। अब नड्डा जी ने भी कहा है कि वो जांच कराएंगे इस मामले में। देखिए, निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पार्टी कोई कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में नहीं था। आप इस पर खेद व्यक्त एक तरीके से करेंगे कि नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का भी अपमान उचित नहीं है, लेकिन वहां पर जिस प्रकार नारे लगे, अल्लाह अकबर के नारे, पता नहीं कौन से नारे ढंग के लगे गए और रामलीला का मैदान था, थोड़ा सा वहाँ के जो स्थानीय रामलीला कमेटी के लोग थे उन्होंने इसमें आक्रोश व्यक्त किया है और उनकी बाइट हमको सुनने को मिली। हमारे रिपोर्टर्स का कहना है कि इस तरह की हरकत करने वाले असल में कौन थे, इसकी जानकारी हासिल की गई है और मालूम हुआ हल्द्वानी के रामलीला मैदान में श्री राम सेना धर्मा सेवा न्यास नाम के संगठन के लोगों ने खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण यज्ञ करवाया था। इस संगठन से जुड़े लोगों ने कहा कि ग्राउंड में जहां खड़गे की रैली का मंच बना था वहीं हर साल रामलीला होती है। रैली में सनातन विरोधी नारे लगे थे, इसलिए रामलीला मंच का शुद्धिकरण किया गया। इसका जाति से कोई लेना देना नहीं है। हमने उस यज्ञ का ध्येय उसी दिन आपके सामने स्पष्ट कर दिया था। हमने वो इसलिए किया था
क्योंकि उस मंच पे जो धार्मिक मंच है उसका उपयोग जो है राजनीतिक कारणों से किया गया है, और फिर उस मंच में एक ऐसे व्यक्ति को स्थान देना जो भारत के अन्य क्षेत्रों में जाकर के हिंदुओं की तुलना सांप से करता है, मुस्लिम समुदाय से उनको मारने का, उनका वध करने का की अपील करता है, ऐसे व्यक्ति को वहां पे स्थान देना हिंदू भावनाओं को आहत करता है। इनके कार्यक्रम के बाद उस स्थान की शुचिता का भी ध्यान नहीं रखा गया है। शराब की बोतलें वहां पे मिली हैं, बॉटल्स में टॉयलेट वहां पे किया, जो हमने अपने आप हटाया है, खुद वहां साफ करा है। इन सारी विषयों को लेकर के शुद्धिकरण जो है वो यज्ञ किया गया। फिर उस स्थान पे मुसलमानों आए, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है, परंतु उस मंच का उपयोग करके नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाना, हम उस चीज का विरोध करते थे। और इसीलिए उस कार्यक्रम स्थान पे जहाँ पे हमने शुद्धि यज्ञ किया वो शुद्धि हवन हुआ। और इतना ही नहीं, उस शुद्धि हवन में हमारे साथ अनुसूचित जाति के दलित वर्ग से अनेकों लोग थे। मेरे सहयोगी अंकित पाल जी थे, और नंद किशोर आर्य जी थे, विनोद आर्य जी हैं, और मोहित आर्य हैं। तो क्या वो दलित नहीं है? या फिर सिर्फ इतना ही देखा जाएगा कि जो हिंदू पक्ष की बात करेगा उसको दलित नहीं माना जाएगा, जो गैर हिंदू या फिर मुस्लिम समाज की बात करेगा उन्हीं को ये दलित मानेंगे क्या? ये सारे प्रश्न हैं। हमने जो हवन किया है उसका ध्येय सबके सामने स्पष्ट है। राजनीतिक पार्टियां किस प्रकार से उसका माइलेज लेने के लिए उपयोग करती हैं वो उन पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद जिसने भी शुद्धिकरण के नाम पर हवन किया, वो कोई भी हो, उसे कंडेम किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आजकल सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड होता है। ऐसी हरकत करने वालों की पहचान करके उन पर केस करना चाहिए। इसमें किसी इधर उधर के आर्गुमेंट को सुनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो किया गया वो गलत है। और जेपी नड्डा ने अच्छा किया कि तुरंत इसे कंडेम किया और खेद व्यक्त किया। ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। और अब बात करते हैं झारखंड में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट की। रांची में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट की गूंज अब दिल्ली में सुनाई देने लगी है। आज बीजेपी के सांसदों ने रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों पर झारखंड पुलिस के एक्शन के विरोध में प्रोटेस्ट किया। निशिकांत दुबे की लीडरशिप में हुए इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी हुई। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी को अगर वाकई में नौजवानों के भविष्य की चिंता है तो उन्हें झारखंड के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। हेमंत सोरेन की सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। झारखंड सरकार के खिलाफ छात्रों में काफी नाराजगी है, क्योंकि अब झारखंड पुलिस ने आंदोलन में शामिल नौजवानों के खिलाफ केस दर्ज करना शुरू कर दिया है। 10 अगस्त को जिन छात्रों ने विधानसभा मार्च में हिस्सा लिया था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। विधानसभा थाने में 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस फाइल हुआ है। इस मामले में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, कानून व्यवस्था को खराब करने और इन बातों से लेकर हत्या की कोशिश जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस का कहना है कि स्टूडेंट्स के मार्च में जो वीडियो बने, उनकी मदद से गड़बड़ करने वालों की पहचान की जा रही है। लेकिन छात्रों का कहना है कि आंदोलन में किसी ने हिंसा नहीं की, किसी ने कानून नहीं तोड़ा, इसलिए वो डरने वाले नहीं हैं। जो बिल्कुल प्रशासन अपने तरह का जांच करे और जो अगर उपद्रवी होंगे, जो इस तरह का हरकत किए होंगे, उन पर कठोर कार्रवाई करे। ये कुछ छात्र लोग कभी उपद्रवी बना जा सकते हैं। छात्र लोग शांति पीसफुल तरीके से वहाँ पर विधानसभा घेराव करने गए थे। उन्होंने कभी न पुलिस को क्षति पहुँचाई है और न विधानसभा के अंदर कुछ तोड़फोड़ किया है। बिल्कुल सर, इसमें हम यही सोचते हैं कि उस दिन आप लोगों ने देखा कि हम लोगों का प्रोटेस्ट जो था बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से था। हम लोग विधानसभा परिसर तक भी पहुंचे, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोग सरकारी प्रॉपर्टी का एक पैसा भी नुकसान नहीं किए हैं सर। बाकी ये तो हम नहीं जानते हैं कि इनके ऊपर एफआईआर किया गया है। कुछ लोग ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि कुछ लोगों, नामजद लोगों पर भी एफआईआर किया गया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। तो मीडिया में आकर के पुलिस को बताना चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि वो कौन लोग थे जिस पर एफआईआर किया गया है, कहां से आए थे, उनकी मंशा क्या थी, ये क्लियर करना चाहिए। अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्चुअली ये तो कभी भी किसी मतलब बच्चों ने प्रयास ही नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो प्रोटेस्ट था बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा का घेराव किया गया। लेकिन वहाँ पे जो लाठियां बरसाई गई बच्चों पे, सबसे पहले तो उन्हें बोला गया कि आप शांति से बैठिए, आप वार्ता कीजिए। जब बच्चे शांति से बैठे वार्ता करने के लिए तो लाइट्स को ऑफ कर दिया गया। उसके बाद उनपे लाठियां बरसाना शुरू हो गया। झारखंड सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके छात्रों के धरने को खत्म किया जाए। पहले यह इंप्रेशन दिया कि उन्होंने छात्रों की 98% मांगे मान ली हैं। फिर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस चली
और फिर रात के अंधेरे में पुलिस भेजकर छात्रों को डराया। अब लेटेस्ट पैंतरा यह है कि छात्रों के आंदोलन को बीजेपी का प्रोटेस्ट पेंट कर दिया जाए और स्टूडेंट्स को एफआईआर और मर्डर केसेस का डर दिखाया जाए। लेकिन छात्र नेता क्लियर हैं, ना तो वो डरे हैं, न वो किसी राजनीतिक दल के हाथ में खेल रहे हैं। उनकी दो मांगे हैं, सारे एग्जाम्स और सारी नियुक्तियां कैंसिल करने की और जांच सीबीआई से कराने की, और वो इस पर डटे हुए हैं। इसीलिए इस मामले का हल जल्दी निकलेगा, इसकी संभावना कम है। पंजाब की बात करते हैं। एग्जाम में गड़बड़ी के इशू पर आज भगवंत मान सरकार को डबल झटका लगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी। पहले फार्मासिस्ट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर रोक लगी और अब रूरल लाइवलीहुड मिशन की भर्ती की प्रक्रिया को कोर्ट ने स्टे कर दिया। इस भर्ती के प्रोसेस की शुरुआत जनवरी में हुई थी, फरवरी में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। गड़बड़ी की शिकायत मिली, मामला कोर्ट में गया और सारा प्रोसेस रुक गया। असल में एग्जाम का क्वेश्चन पेपर 70 नंबर का था। 30 नंबर इंटरव्यू, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर मिलने थे। आरोप है कि इन्हीं 30 नंबर्स में धांधली हुई। स्टूडेंट्स का आरोप है कि रिजल्ट में सिर्फ टोटल नंबर बताए गए, पेपर में कितने नंबर मिले, इंटरव्यू, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के कितने मार्क्स दिए गए, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। स्टूडेंट्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने सारे रिकॉर्ड मंगवाए। वकीलों और ग्रामीण विकास विभाग के ऑफिसर्स की एक मीटिंग हुई, एक कमेटी बनाई गई और इस टीम ने पूरा रिकॉर्ड निकाला। जांच में सामने आया कि इंटरव्यू में नंबर देने में गड़बड़ी हुई। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर स्टे लगा दिया। अब 2 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को निशाने पर लिया। पंजाब में एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग की। पंजाब की सरकार ने झूठ बोला, न्यायालय में यह प्रमाणित हो गया। तो अब हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, जो कि झारखंड से लेके पंजाब तक के मामले पर मुंह में दही जमा कर बैठे हुए थे, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जब न्यायालय में आपकी सरकार का झूठ बोलना साबित हो गया है, तो अब क्या आप अपनी सरकार का इस्तीफा लेंगे? भारतीय जनता पार्टी यह भी अपेक्षा करती है कि छात्र हितों के नए नए नवोदित झंडा बरदार और जंतर मंतर के किरदार आज कहां हैं? अब मैं आपको आम आदमी पार्टी का पक्ष सुनवा देता हूं। उनका कहना है कि फार्मासिस्ट एग्जाम में पेपर लीक का जो आरोप लगाया जा रहा है वो पेपर लीक नहीं बल्कि चीटिंग का मामला है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर झूठ बोल रही है, यह सब पंजाब को बदनाम करने की साजिश है। हाई कोर्ट के अंदर मैंने वो पढ़ा, वो जज साहब का जो वो है ऑर्डर है, वो ऑर्डर कहता है चीटिंग स्कैंडल, चीटिंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जिसने पिटीशन डाला उसने खुद उसको चीटिंग बताया है, हाईटेक चीटिंग रैकेट। क्यों बताया? क्योंकि अगर वो पेपर लीक कह देता तो हाईकोर्ट फेंक के मारता, कहता पेपर लीक है ही नहीं, दिखाई नहीं रहे तुम पेपर लीक, बात चीटिंग की कर रहे हो, लिख रहे हो तो उसको कुछ नहीं मिलता। तो उसने चीटिंग की बात कही, हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में चीटिंग लिखा। अब ये कूद रहे हैं पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। पेपर लीक अलग चीज है, पेपर चीटिंग अलग चीज है। भाई समझ लो, नहीं समझ सके तो जाओ पेपर वेपर दो, कुछ सीखो, हमारा पीछा छोड़ो। नाम पेपर लीक दिया जाए या चीटिंग कहा जाए, एग्जाम में गड़बड़ी तो हुई है। हाई कोर्ट के आदेश पर भर्ती का प्रोसेस तो रुका है, इसीलिए ये इशू भगवंत मान को परेशान करेगा। अब पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस तीनों इस मामले में आम आदमी पार्टी को घेरेंगे, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है और भगवंत मान के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आज पंजाब की राजनीति से जुड़ी एक बुरी खबर भी आई। पंजाब के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ। सुखबीर बादल आज नांदेड़ में थे। वो नांदेड़ के गुरुद्वारा माता साहिब कौर में माथा टेकने पहुंचे थे। जब वो गुरुद्वारे से बाहर निकल रहे थे, उसी वक्त निहंग के वेश में खड़े एक शख्स ने
सुखबीर बादल पर कृपाण से हमला कर दिया। हमले में बादल के बाएं हाथ में गहरी चोट आई है। सुखबीर की सुरक्षा में तैनात एक सब इंस्पेक्टर ने उन्हें बचाने की कोशिश की, इसलिए यह पुलिस अफसर भी घायल हो गया। हमला करने वाले शख्स को मौके पर पकड़ लिया गया है। सुरक्षाकर्मी सुखबीर बादल को हॉस्पिटल ले गए। फिलहाल वो हॉस्पिटल में ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर चिंता जाहिर की, फोन करके बादल का हालचाल लिया। डॉक्टर्स का कहना है कि सुखबीर बादल के हाथ में चोट है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। पुलिस हमला करने वाले शख्स से पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस व्यक्ति ने सुखबीर बादल पर अटैक क्यों किया, उसका मोटिव क्या था। इससे पहले दिसंबर 2024 में भी आपको याद होगा सुखबीर बादल पर हमला हुआ था। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उन पर फायरिंग हुई थी। उस समय वो अकाल तख्ते हुक्मनामे पर गुरुद्वारे के बाहर सेवा कर रहे थे और वो बार बार बचे थे। अब उन पर दूसरा हमला नांदेड़ में हुआ। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने फोन करके सुखबीर बादल का हालचाल जाना। फडणवीस ने इस मामले की डिटेल इन्वेस्टिगेशन के आदेश भी दे दिए हैं और शिरोमणि अकाली दल ने इस हमले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जब पहली बार सुखबीर बादल पर हमला हुआ था, अगर उसकी जांच ठीक से हुई होती तो आज दूसरी बार हमला नहीं होता। कि सरदार सुखबीर सिंह जी बादल ते अज दूजी वारी बहुत ही क्लोज रेंज चों असैसिनेशन अटैम्प्ट जेड़ा करन दी कोशिश की है। सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब नूं जिथे पैर चरण अपने पवित्र करी दे उत्थे उन्हां ते अटैक करता जांदा। जे पुलिस सही तरीके नाल इन्वेस्टिगेट करदी एक मैटर नूं, अज ये दूजा इंसीडेंट ना होंदा, असैसिनेशन बिड ना हो जाए सरदार सुखबीर सिंह बादल ते, एक थरो इंक्वायरी होगी कि की साजिश है। सुखबीर बादल पर हमला एक कायराना हरकत है। मतभेद किसी से हो सकते हैं, विचारों का टकराव हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। अकाली दल की मांग सही है, इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। ऐसी हर साजिश की तह तक पहुंचना जरूरी होता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि यह जांच टाइम बाउंड हो, जल्दी पूरी हो। अब समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद इस बार मॉनसून सेशन में 20 दिन तक दान पात्र लेकर संसद के परिसर में बैठे रहे। 20 दिन में कुल 2,15,000 रुपए का चंदा इकट्ठा करने का दावा किया गया है। वैसे तो समाजवादी पार्टी राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। इस दौरान तरह तरह के ड्रामे हुए। पार्लियामेंट सेशन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के सांसदों ने दान पेटी खोली, चंदे की रकम की गिनती की, कुल 2,15,490 रुपए की रकम निकाली। चांदी के 2 सिक्के भी दान में मिले। दान के पैसों को लेकर अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे और मंदिर के पुजारी को दान की रकम सौंप दी, चढ़ावे की रसीद ली। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि उन्होंने अपने चढ़ावे की रसीद ले ली है, जिससे पाई पाई का हिसाब रखा जा सके। एकदम पर्ची मिल गई है और आप सबके सामने है। 2,15,490 रुपए, 2 चांदी की गिन्नी। इस संसद सत्र के दौरान विपक्ष के सारे माननीय सदस्यों के सहयोग से और कुछ पत्रकार साथियों के सहयोग से हमारी पार्टी के साथियों ने इकट्ठे किए। ये पूरा जो भी इकट्ठा हुआ था चंदा, वो हमने यहाँ के पंडित जी पुजारी जी को, महंत प्रमोद शर्मा जी को और पंकज जी को रिसीव करा दिया। उसकी उन्होंने मुझे रसीद भी दी और पूरा आशीर्वाद दिया है। ये समाजवादी लोगों की तरफ से या विपक्ष के लोगों की तरफ से जो भी चंदा आया है, एक एक पाई प्रभु के चरणों में हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। संसद के परिसर में दान पात्र रखना, राम मंदिर में चंदा चोरी को हाईलाइट करने के लिए रोज संसद में बैनर लहराना, फिर चंदा हनुमान मंदिर में जमा कराना, मीडिया के लिए, पब्लिसिटी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि पब्लिक इसे गंभीरता से लेगी तो वो गलत सोचता है। जनता को भी दिखता है कि ये ड्रामा है। पप्पू यादव
साधु का वेश बनाकर चंदा चोरी का जो नाटक कर रहे थे, उससे अच्छे खासे सीरियस इशू का मजाक बन गया। साधु संत नाराज हुए, वो अलग। राम मंदिर के दान पात्र में डाली गई राशि की चोरी हुई। गिनती करने वालों ने अपनी जेबों और जुराबों में नोट डाले, ये कड़वा सच है। इसने लोगों की भावनाओं को आहत किया है, ये भी सच है। ये प्रश्न लोगों की आस्था से जुड़ा है। इसे हाईलाइट करने के लिए गंभीरता से सवाल उठाने की आवश्यकता है। ड्रामा करने वालों ने अच्छा भला अवसर गंवा दिया। आज मुंबई से एक अच्छी खबर आई। अब मुंबई की लाइफलाइन लोकल की शक्ल बदलने वाली है। अब मुंबई की लोकल मेट्रो की तरह इसकी सूरत हो जाएगी। लोकल के डिब्बे साफ सुथरे और एयर कंडीशन होंगे। लोकल के डोर्स ऑटोमेटिक हो जाएंगे। दरवाजे बंद होने के बाद ही गाड़ी मूव कर पाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि लोकल के डिब्बे स्वदेशी होंगे, अपने ही देश में बनेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई की लोकल ट्रेन का कायाकल्प करने का प्लान बनाया था। लोकल के आधुनिक कोच बनाने का ठेका विदेशी कंपनी को दिया जाना था, लेकिन विदेश से ये कोचेज 2030 तक बनकर आ पाते। इससे सरकार ने यह प्लान कैंसिल किया। रेलवे के कोच बनाने वाली 3 कंपनियों को लोकल के कोच बनाने का ऑर्डर दिया गया और अब लोकल के डिब्बों की डिलीवरी लोकल सोर्सेज से अगले साल होने लगेगी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत मुंबई को जल्द 238 नई वंदे मेट्रो एसी लोकल ट्रेन मिलेंगी। नई लोकल ट्रेन कुल 2856 कोच वाली होंगी। इन एसी लोकल ट्रेन का निर्माण रेलवे की 3 प्रोडक्शन यूनिट्स इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में होगा। मुंबई लोकल मुंबई की लाइफलाइन है। मुंबई लोकल में 238 एसी ट्रेन्स का भारत सरकार ने सैंक्शन किया है। इनके प्रोक्योरमेंट के लिए जिस तरह का प्रोसेस पहले अपनाया जा रहा था, उसमें काफी दिक्कत आ रही थी। द एंटायर प्रोक्योरमेंट वाज गोइंग टू 2030 एंड दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। इसीलिए एक नया फैसला लिया आज कि एक नए तरीके से भारत सरकार की जो 3 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, आईसीएफ, आरसीएफ और एमसीएफ, इसमें इसका प्रोडक्शन किया जाएगा, जिससे कि 2027 तक पहली एसी लोकल आ सके। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस फैसले पर खुशी जाहिर की। फडणवीस ने कहा कि मुंबई के लोगों को साफ सुथरी और आधुनिक सुविधाओं से लैस लोकल ट्रेन मिलेगी और इसमें सफर करने पर ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। पिछले समय हमने तय किया था कि मुंबई की लोकल ट्रेन सबअर्बन रेलवे, इसमें जो हमारी ट्रेन से जो हमारे कोचेस है उसको हम आधुनिक बनाएंगे। मेट्रो की तरह एकदम अच्छे, साफ सुथरे, आधुनिक और एसी कोचेस ये मुंबई की हमारी रेलवे को, सबअर्बन रेलवे को भी मिलने चाहिए। उस सिलसिले में निर्णय किया गया, किंतु उसमें समय लग रहा था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कल ही निर्णय किया कि जो हमारी केंद्र सरकार की आधुनिक रेलवे कोच फैक्ट्रीज है, जहां वंदे भारत ट्रेन बन रही है, वो 3 फैक्ट्रीज में अब तेजी से इन ट्रेन्स का निर्माण होगा, इन कोचेस का निर्माण होगा और इसकी फर्स्ट सीरीज 2027 में आएगी और 2029-30 तक मुंबई की सभी सबअर्बन ट्रेनें ये मेट्रो जैसी सुंदर, साफ सुथरी और एसी होगी और सेकंड क्लास एसी का फेयर नहीं बढ़ेगा। लोकल मुंबई की जान है। 80 लाख लोग बरसों से भीड़ में धक्के खाते हुए, गर्मी में पसीने बहाते हुए इन ट्रेन में सफर करते हैं। भीड़ इतनी होती है कि धक्के से लोग ट्रेन में घुस जाते हैं और धक्का पड़ने पर अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं। भीड़ की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, कई बार लोग मरते हैं। लोकल में दरवाजे नहीं होते, इसलिए हर साल लोकल से गिरकर मुंबई में 2500 लोगों की जान चली जाती है। पिछले साल लोकल से गिरकर 2287 लोगों की मौत हुई थी। मुंबई के लोगों ने इसे अपना भाग्य मान लिया और सोच लिया था कि ये ट्रेन तो ऐसे ही चलेगी, लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। लेकिन अब वक्त बदला है। अब मुंबई की लोकल दिल्ली मेट्रो की तरह होगी
और यात्रियों की जिंदगी बदल जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने लोकल ट्रेन के नए कोचेस को भारत में बनाने का जो फैसला किया है, ये अच्छी सोच है। अब मुंबई के लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बंगाल की बात करते हैं। आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अपमानजनक बयान देने वाले बीजेपी के सांसद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद नागेंद्र रॉय उर्फ अनंत महाराज ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ फिजूल की बातें की थी। मामले की जानकारी बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पास पहुंची तो उन्होंने नागेंद्र रॉय को दिया गया बंग विभूषण सम्मान वापस लेने का ऐलान कर दिया। नागेंद्र रॉय ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन के बड़े नेता हैं। नॉर्थ बंगाल के राजवंशी समुदाय से आते हैं। उन्हें 21 फरवरी को बंग विभूषण से सम्मानित किया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले इन महाशय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वॉर प्रिजनर बता दिया। आजाद हिंद फौज की भूमिका पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं ने इसे इशू बनाया। शुभेंदु अधिकारी ने भी नागेंद्र रॉय को बचाने की कोशिश नहीं की। नागेंद्र रॉय को बंगाल सरकार की तरफ से दिया गया सम्मान वापस ले लिया और कहा कि नेताजी का अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। जो करना चाहिए, पुलिस विल टेक अप्रोप्रिएट स्ट्रांग एक्शन। ये सब पश्चिम बंगाल का भूमि में नहीं होगा। सरकार इस पे जीरो टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं करेगा। लॉ इज इक्वल फॉर एवरीबॉडी, एवरीवन। पुलिस विल एक्ट according to the BNS. We always respect नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पश्चिम बंगाल का धरती से ये सब नहीं होगा। अपनी पार्टी के सांसद के खिलाफ एक्शन लेना मुश्किल होता है। शुभेंदु अधिकारी ने हिम्मत दिखाई, नागेंद्र रॉय से बंग विभूषण सम्मान वापस ले लिया। इसका मैसेज अच्छा जाएगा। व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, आम नागरिक हो या खास हो, सत्ता से हो या विपक्ष से, अगर कोई देश के नायक का अपमान करे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान करे, तो उसके खिलाफ एक्शन तो होना ही चाहिए। वैसे शुभेंदु अधिकारी की सरकार बंगाल में काम तेजी से कर रही है। आज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर अग्निमित्रा पॉल ने मीटिंग में अफसरों की जमकर क्लास ली। कोलकाता में जो इलीगल बिल्डिंग्स बनी हैं, उनकी पूरी लिस्ट वीडियो के साथ अफसरों को दिखाई और पूछा कि कोलकाता में इतनी बड़ी बड़ी इलीगल बिल्डिंग्स कैसे बन गई, और जब ये बिल्डिंग्स बन रही थी आप लोग क्या कर रहे थे। असल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के तुरंत बाद 13 मई को कोलकाता की एक बिल्डिंग में आग लगी। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी। जांच में पता लगा कि तोलाबादी टैक्स देकर बिना नक्शा पास कराए 5 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर दी गई थी। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने कोलकाता की सारी बिल्डिंग्स का ऑडिट कराया। इस दौरान साउथ दमदम, हावड़ा और बारनागा इलाके में 27 बिल्डिंग्स इलीगल पाई गई। 3 मंजिल का नक्शा पास करवा के 6 फ्लोर बना दिए गए। इन बिल्डिंग्स में बने फ्लैट भी बिक गए, लेकिन न फायर सेफ्टी के इंतजाम थे, न इमरजेंसी एग्जिट का प्लान था। साउथ दमदम म्यूनिसिपैलिटी इलाके में 13 मंजिल की एक बिल्डिंग बन रही थी। ये पूरी की पूरी गैर कानूनी है। अग्निमित्रा पॉल ने सभी बिल्डिंग से वीडियो बनवाए और इसके बाद जिम्मेदार अफसरों की मीटिंग बुलाई। एक एक अफसर को उसके इलाके में खड़ी गैर कानूनी बिल्डिंग का वीडियो दिखाया और पूछा, इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बन गई? जब बिल्डिंग बन रही थी आप कहां सो रहे थे? अग्निमित्रा पॉल ने अफसरों से कहा कि शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन के असली जिम्मेदार आप ही लोग हैं। अग्निमित्रा ने कहा कि सरकार लोगों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेगी। इलीगल बिल्डिंग्स बनाने वाले बिल्डर्स और लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। बिल्डिंग तो बहुत सारे आइडेंटिफाई हुआ। आज बुलाया गया था 27 टू बिल्डिंग जिसका कोई प्लानिंग नहीं है, जो कंप्लीट डिविएशन हुआ है प्लानिंग से, उनको आज बुलाया गया है। बट द प्रोसेस विल बी ऑन। ऐसा नहीं कि आज ही फर्स्ट और लास्ट हो गया है। जो जो बिल्डिंग वाला को आज प्रोमोटर डेवलपर को बुलाया गया है, उनका आज उनको पहले ही नोटिस दिया गया है और सरकार की तरफ से इस बार एज पर लॉ जो एक्शन लिया जाएगा वो लिया जाएगा। हम तो गुस्से से बोले लाइन पानी लाइन काट देंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी इसका डिसीजन लेंगे, क्योंकि एक बिल्डिंग बनाया है कोई
जो इंजीनियर भी नहीं बनाए, वो अपने से बना दिए, वो इंजीनियर नहीं है, और उसमें 28 फैमिली रह रहे अभी, तो वो बिल्डिंग का क्या स्ट्रक्चर, क्या गारंटी है कि वो रहेगा, कल भी रहेगा वो बिल्डिंग? और 28 टू फैमिली इंटू अगर 4 भी पकड़े तो इतना सारा लोगों का आगामी दिन क्या होगा, ये कौन दायित्व लेगा? इसीलिए हम गुस्से से बोले कि इसका लाइन, पानी, सब कुछ काट दीजिए, और फैमिलीज को बोलिए ये किसी टाइम गिर जाएगा, आप लोग दूसरे कहीं चले जाइए, और प्रोमोटर को बोलिए पैसा वापस कर देगा। ऐसा तो नहीं चल सकता है कि आप इलीगल बिल्डिंग बनाएंगे और आप फ्लैट बिक्री कर देंगे और फिर 1000 साल बाद वो गिर जाएगा और सरकार को दायित्व लेना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता है। आमतौर पर जब किसी बिल्डिंग में कोई हादसा होता है तो अफसर तुरंत कह देते हैं कि बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं था, जितने फ्लोर बनाने की परमिशन थी उससे ज़्यादा फ्लोर बने थे, बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के इंतजामात नहीं थे। ऐसे तमाम कारण बताकर बिल्डिंग के मालिक को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। लेकिन कभी कोई ये नहीं पूछता कि इलीगल कंस्ट्रक्शन रोकना जिन अफसरों की जिम्मेदारी है वो कहाँ सो रहे थे। बंगाल सरकार ने पहली बार ये काम शुरू किया है। अग्निमित्रा पॉल ने अफसरों की जिम्मेदारी तय की है। ये एक अच्छी शुरुआत है और उम्मीद करनी चाहिए कि इसका असर जरूर दिखेगा। आज बंगाल में आरजी का रेप एंड मर्डर केस में भी बड़ा एक्शन हुआ। पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक निर्मल घोष को अरेस्ट कर लिया। निर्मल घोष पर आरोप है कि उन्होंने सबूत मिटाने की नीयत से आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करवाया था। असल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने आरजीकर केस की सच्चाई सामने लाने और अपराधियों को सजा दिलवाने का वादा किया था। इसीलिए उन्होंने 4 दिन पहले 9 अगस्त को इस केस में नई एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया। इसके बाद अभया के पिता ने पानीहाटी थाने में कंप्लेंट दी, जिसके आधार पर एफआईआर हुई और आज कोलकाता पुलिस ने ओडिशा से तृणमूल कांग्रेस के नेता निर्मल घोष को गिरफ्तार कर लिया। निर्मल घोष को कल बैरकपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरजीकर केस में सबूत मिटाने के आरोप में निर्मल घोष के अलावा पानीहाटी नगर पालिका के काउंसलर सोमनाथ डे और पीड़िता के पड़ोसी संजीव मुखर्जी को भी नामजद किया गया है। 2 साल पहले 9 अगस्त 2024 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में नाइट ड्यूटी कर रही 31 साल की पीजी ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ट्रेनी डॉक्टर की खून से लथपथ डेड बॉडी आरजीकर हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में मिली थी। आरोप है कि निर्मल घोष डॉक्टर के परिवार वालों को बताए बगैर जल्दबाजी में डेड बॉडी को पानीहाटी के एक शमशान घाट में ले गए और उस वक्त शमशान में कुछ डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार हो रहा था, लेकिन निर्मल घोष ने पहले से मौजूद डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार रोककर डॉक्टर की बॉडी का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में करवा दिया। नियम के मुताबिक अंतिम संस्कार के लिए परिवार वालों की सहमति होनी चाहिए, कागजात पर परिवार वालों के दस्तखत होने चाहिए, लेकिन निर्मल घोष ने आरजीकर केस की पीड़िता के अंतिम संस्कार पेपर्स पर पीड़िता के पेरेंट्स या परिवार के किसी मेंबर के बजाय पड़ोसियों के साइन करवा दिए। इस मामले में एक व्यक्ति को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है और ये मामला अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में पेंडिंग है। बीजेपी विधायक सज्जल घोष ने कहा कि निर्मल घोष की गिरफ्तारी के बाद आरजीकर केस की सच्चाई सामने आएगी। सज्जल घोष ने कहा कि निर्मल घोष का पूरा परिवार अपराधी तरह किस्म का है, इस पूरे परिवार को जेल में डालना चाहिए। ये नंटू मोन्टू 2 भाई है, निर्मल मत बताइए, निर्मल का मतलब अलग है और ये पूरा निर्मल सबका पूरा अपोजिट है। इसे नंटू घोष बोलिए ठीक रहेगा। तो नंटू घोष ने, इसका भाई था मोन्टू घोष, वो भी एक चोर था, ये भी एक चोर है, उसका बेटा चोर है, उसका बेटे का बहू वो चाकरी चोर है, सब चोर है। मैं कहूंगा कि इनको अंडमान का जो ओपन जेल होता है जहाँ फैमिली लेके वो रह सकता है, इनको अलग अलग सेल में रखने का क्या जरूरत है? ऐसा कहाँ पर तड़ी पार करो, ऐसा जेल में रखो, पूरा फैमिली के साथ रहे, जेल में रहे। अग्निमित्रा पॉल ने भी नंटू घोष की गिरफ्तारी पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि घोष के करीबी सोमनाथ की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसके बाद आरजीकर केस की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। हम बहुत खुश हैं
क्योंकि उस रात अभया परिवार के साथ हम लोग थे, और निर्मल घोष के साथ और एक जन को अरेस्ट करना चाहिए, उसका नाम है सोमनाथ। वो उस दिन थे, आरजी कोर्ट का 4 तला या 5 तला जब गए थे, अभया का माँ को बात करने नहीं दे रहे थे, पूरा कॉर्डन ऑफ करके पूरा व्यवस्था वो देख रहे थे। आज बॉडी को लेकर जाना तुरंत उसका घर, उसका पिताजी माताजी टाला थाना के सामने खड़े हैं, उनको मालूम नहीं है बॉडी कहाँ गया। ये सोमनाथ पूरा बॉडी लेकर उसका घर चला गया। ये सारे कुछ, अगर निर्मल घोष को अरेस्ट करना है तो इसको भी अरेस्ट करना चाहिए। ये सोमनाथ बोल के उसका राइट हैंड है। इस मुद्दे पर आईएसएफ के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने भी शुभेंदु अधिकारी के फैसले का स्वागत किया। नौशाद सिद्दीकी ने कहा कि आरजीकर केस के अपराधियों को सजा मिलेगी तो बंगाल की बेटियों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी, अपराधियों के हौसले पस्त होंगे। अभया जो हमारा घर का लड़की है, वो उनका ड्यूटी करने के वक्त उसके ऊपर उन्होंने मर्डर कर दिया। जो इस केस में इन्वॉल्व है सबको अरेस्ट करके जल्द से जल्द सजा देना होगा। आरजीकर केस ने पूरे देश को हिला दिया था, लोग रोए थे, और उसमें कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी ने आरजीकर केस को ठीक से हैंडल नहीं किया। पहले मामले को दबाने की कोशिश की गई, फिर सबूत मिटाए गए, और बंगाल के लोगों में जबरदस्त नाराजगी थी। आरजीकर केस के बाद ही बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल बनना शुरू हुआ, और बीजेपी ने इसका फायदा उठाया। इसलिए अब शुभेंदु अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो इस केस की असलियत सामने लाएं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। एक फुल प्रूफ केस उनके खिलाफ बने जिसे कोर्ट में साबित किया जा सके, और उम्मीद करनी चाहिए कि शुभेंदु अधिकारी इस दिशा में काम कर रहे हैं। आज एक बुरी खबर राहुल गांधी के लिए भी आई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के केस में ईडी जांच कर रही है। राहुल गांधी इस केस को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कराना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में अपील की। असल में इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी की संपत्ति की जांच की पिटीशन फाइल की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई और ईडी को जांच के आदेश दिए। इसी ऑर्डर को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 17 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा। पिटिशनर के मुताबिक राहुल गांधी ने बीते 22 साल में 54 विदेश यात्राएं की। इन पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन चुनावी हलफनामे में राहुल ने अपनी कुल संपत्ति सिर्फ 20 करोड़ 39 लाख रुपए डिस्क्लोज की है। इसलिए राहुल गांधी की संपत्ति और उनके खर्च में बड़ा अंतर है। इन आरोपों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई में ऑर्डर पास किया था। कोर्ट ने सीबीआई या ईडी को जरूरी एक्शन लेने को कहा था। अब राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के इसी ऑर्डर को चुनौती देने और ईडी सीबीआई की जांच पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ से आई बदलाव की कुछ अच्छी तस्वीरें दिखाता हूं। छत्तीसगढ़ अब नक्सल मुक्त हो चुका है। जिन नक्सलियों ने हथियार डाल दिए थे, अब धीरे धीरे वो समाज की मुख्य धारा में लौट रहे हैं। जो महिला नक्सली कुछ महीने पहले तक कंधे पर बंदूक टांगकर जंगलों में घूमती थी, अब वो रैंप वॉक करती नजर आई। आज नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर रायपुर में एक प्रोग्राम हुआ। इस कार्यक्रम में उन महिला नक्सलियों को भी अपनी प्रतिभा सबके सामने पेश करने का मौका दिया गया जिन्होंने कुछ दिन पहले सरेंडर किया था। इन महिलाओं ने मॉडल्स की तरह रैंप वॉक किया। फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ अनुष्का सोन के साथ कदम से कदम मिलाकर रैंप पर चली। हाथ से बुने स्वदेशी परिधानों में सजी इन महिलाओं ने रैंप पर अपनी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस से लोगों का दिल जीत लिया। छत्तीसगढ़ के इस साल नक्सल मुक्त होने के बाद आज इनमें से कई महिलाएं सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, नए नए स्किल सिखाए जा रहे हैं जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मेरा नाम मड़कम बीन है। मैं बस्तर सुकमा जिला से पुनर्वास में आई हूँ। मैं रायपुर पहले बार आई हूँ। मेरा नाम पूनम देव है। गरम कढ़ाई गुंडल
Sintapupa Poistu, Jilla Trukma, Punarvarse, Raipura Hayu. बंदूकों और खून खराबे की जिंदगी को पीछे छोड़कर रैंप वॉक करने वाली मॉडल्स की तस्वीरें सुखद हैं। जिन महिलाओं ने सरेंडर करके नक्सलवाद छोड़कर जिंदगी का नया रास्ता चुना है, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना समाज की जिम्मेदारी है और छत्तीसगढ़ का ये फैशन शो इस दिशा में एक अच्छा कदम है। जिन महिलाओं ने नक्सलवाद छोड़ा, उनके लिए रोजी रोटी का इंतजाम हो, उन्हें आत्मसम्मान से भरा जीवन मिले, ये भी समाज और सरकार की जिम्मेदारी है। अब मैं आपको ऐसे फिल्म स्टार के बारे में बताता हूं जो सबसे अलग है। इनके फैंस कहते हैं ये पर्दे पर आते नहीं, पर्दा फाड़ देते हैं। नाम है यश और लोग कहते हैं रॉकिंग स्टार यश। यश के साथ मैंने आपकी अदालत का शो रिकॉर्ड किया तो स्टूडियो में मौजूद ऑडियंस का रिस्पांस देखकर मैं दंग रह गया, क्योंकि यश ओरिजिनली कन्नड़ा फिल्मों के स्टार हैं। केजीएफ और केजीएफ 2 ने उन्हें पूरे देश में सुपरस्टार बनाया। ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में थी। सुपरस्टार यश ने सबसे पहले मुझे चौंकाया अपनी हिंदी से। पूरे शो में यश, जिनकी मदर टंग कन्नड़ा है, फुल फ्लो में हिंदी बोलते रहे। हालांकि शो शुरू होने से पहले यश ने कहा कि अगर उनकी हिंदी में कुछ गलती हो जाए तो माफ किया जाए। पहले मेरा हिंदी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो माफ़ कर दीजिए। कोशिश तो करूँगा, क्योंकि मेरा मानना है कहा जाएंगे कहीं भी जाओ उस लैंग्वेज और कल्चर को रिस्पेक्ट करनी है, तो मैं कोशिश करता हूँ, पूरे दिल से कोशिश करता हूँ। कुछ गलती हो तो माफ़ कर दीजिए आपको भी सर। सुपरस्टार यश की एक और बड़ी खूबी है उनका ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्ट। शो के दौरान मैंने यश के फैंस से रिलेटेड एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार 700 से ज़्यादा फैंस की भीड़ थी, वो उनके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते थे। यश की टीम ने कहा कि ग्रुप में लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवा लें, पर यश ने कहा ये लोग इंडिविजुअल फ़ोटो चाहते हैं और यश ने 700 फैंस के साथ एक एक करके फ़ोटो खिंचवाई। जब मैं मिलता हूँ और उस माइंडसेट में जाता हूँ तो सबको देता हूँ, क्योंकि हर 700 लोगों के साथ आपने एक एक करके दिया सर, क्योंकि उनके लिए वो लाइफ टाइम मेमोरी हो जाती है सर। अगर ग्रुप में होगा तो वो दिखेंगे कि मैं किधर हूँ, देखते रह जाएंगे। अगर पर्सनली एक फोटो मिला तो वो रखेंगे वो उनका लाइफ में। बट आई ट्राई एंड बी नाइस, ट्राई एंड बी काइंड। बट क्या होती है, हमारा भी काम होता है, लाइक वी ऑल हैव लिमिटेड टाइम। अभी यहाँ पे आना है, कल भी घर पे लोग थे, उनको बुरा लगा कि मैं उधर डबिंग करके आना पड़ा, तो दैट हैपेंस। बट वेन एवर आई एम इन अ माइंडसेट टू गिव, आई गिव कंप्लीटली सर। मैं सुबह से शाम तक भी खड़ा होके पूरा दिन भी फोटो दिया हूँ मेरे बर्थडेज में। हाँ आज भी दोगे? हाँ, डन। यश का ये जवाब सुनकर स्टूडियो में दर्शकों ने शोर मचा दिया और उन्होंने कहा कि वो भी अकेले अकेले फोटो खिंचवाने की डिमांड करते हैं। तो यश ने कहा डन, और रिकॉर्डिंग के बाद वाकई में यश ने स्टूडियो में खड़े होकर सारे दर्शकों के साथ एक एक करके फोटो खिंचवाई। मैंने पहली बार किसी सुपरस्टार को अपने फैंस की इतनी चिंता करते देखा। आपकी अदालत के शो में यश ने अपने फैंस को लेकर एक बड़ी बात कही। असल में मैंने एक घटना का जिक्र किया था। यश के एक फैन ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट में लिखा कि वो चाहता है कि मरने के बाद उसकी अंतिम यात्रा में रॉकिंग स्टार यश और कर्नाटक के लीडर सिद्धारमैया शामिल हों। सिद्धारमैया तो अंतिम यात्रा में चले गए, पर यश नहीं गए। यश ने न जाने का जो कारण बताया वो दिल को छूने वाला था। सर मुझे लगा अगर मैं ये करूंगा ना सर, तो बहुत सारे लोगों को ये लग सकती है कि ऐसा करने से आ जाएंगे। वो माइंडसेट ही रॉन्ग है ना सर। वो उसका मरने के बाद मैं उसका फ्यूनरल में जाके क्या मिलेगा सर? एंड इफ आई एनकरेज दैट, आई डोंट नो, दैट इज व्हाट माय थॉट। आई एम सैड, आई फेल्ट बैड। बट अगर मैं जाके वो करूंगा तो और बहुत सारे लोग कर सकते हैं सर।
I don't think that is if somebody says okay let me achieve this something and तब यश आए, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा सर। कोई भी जिंदगी में कोई अचीव करके बोलूंगा तो इफ आई कैन आई विल गो, बट ये चीज के लिए एनकरेज करना गलत प्रेसिडेंट सेट होगा लगा सर मुझे, उसीलिए मैं मुझे लगता है कि सुपरस्टार यश ने बहुत समझदारी की बात कही। अगर वो इस फैन की अंतिम यात्रा में शामिल हो जाते, ये और लोगों को एनकरेज करता। शायद कुछ लोग सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर लेते कि यश इसी बहाने उनकी अंतिम यात्रा में आएंगे। आपकी अदालत में पूरे शो के दौरान मुझे लगा कि रॉकिंग स्टार यश का सोचने का तरीका अलग है और वो बहुत ही ऑनेस्ट हैं। यश की नई फिल्म टॉक्सिक 26 अगस्त को रिलीज होने वाली है। जब से फिल्म का ट्रेलर आया है कई तरह के इल्ज़ाम लगे हैं। यश ने फिल्म में सेक्स, वायलेंस, खून खराबा, गोला बारूद सबके बारे में खुलकर बात की। यश के साथ आपकी अदालत का ये शो, इलेक्ट्रीफाइंग शो, आप देख सकेंगे शनिवार रात 10 बजे। मेरे पास जेब में 1 रुपए भी नहीं था, फिर भी मैं स्टाइल मारता था सर, उसमें कोई कमी नहीं था सर। तो मैं तो मान गया कि मैं पैदाइशी हीरो था। जिंदगी में मुझे खोने का कुछ है ही नहीं, तो मुझे डर है ही नहीं सर। बात उस पर नहीं है कि सर कौन अभी आगे है पीछे है, बात इसकी है कौन बहुत देर तक टिक पाएगा और लोगों के दिल में रह पाएगा। सुपरस्टार यश आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। आज पाकिस्तान के फॉर्मर होम मिनिस्टर ने माना कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों का हुक्म चलता है। पाकिस्तान के नेता आतंकवादी संगठनों के गुलाम की तरह काम करते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर होम मिनिस्टर शेख राशिद ने कैमरों के सामने कबूल किया कि लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद को वो अपना आका मानते हैं। वो इंटरनेशनल टेररिस्ट हाफिज सईद के गुलाम हैं। शेख राशिद ने बड़ी शान से दावा किया कि उनके फ़ोन में हाफिज सईद का नंबर था, इसीलिए उन्हें अमेरिका से निकाल दिया गया। राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकी हाफिज सईद के लिए नारे लगाए, उसके लिए मर मिटने की कसम खाई। मैं तो सिर्फ एक ही बात, हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूँ। मैं हाफिज सईद साहब की वजह से सारी मेरे टेलीफोन में से हाफिज सईद साहब का नंबर निकल आया अमेरिका में, और उन्होंने मुझे अमेरिका से निकाल दिया कि हाफिज सईद का नंबर इस बंदे के फोन में से निकला है। और आप मुजाहिद लोग हैं, अजीम लोग हैं, आपने अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं इस पाकिस्तान के लिए, और हम भी इंशाअल्लाह ताला हाफिज सईद साहब के साथ हैं। ये तो ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे दहशतगर्द हुकूमत चलाते हैं, और जब वो मारे जाते हैं तो सियासत के लोग भी रोते हैं और फौज के लोग भी आंसू बहाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लीडर इतनी बेशर्मी से हाफिज सईद के साथ अपने कनेक्शन का गाना गाएंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। आखिर में एक नज़र कल की बड़ी खबरों पर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को संबोधित करेंगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल पंजाब और हरियाणा के दौरे पर होंगे, किसानों के साथ संवाद करेंगे। योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ IRCTC घोटाला मामले में रॉज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 8:30 बजे होगी।